ट्रांसफ़र प्राइसिंग, यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन या स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन बिटवीन एसोसिएट एंटरप्राइज होगा तो उसको एएलपी पे होना चाहिए। एएलपी वाला प्रोविज़न तब नहीं लगेगा जिससे इनकम डिक्रीज़ हो रहा है या फिर लॉसेस बढ़ रहा है, तो एएलपी नहीं लगेगा। अब दो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हो रहा है, दो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हो रहा है एसोसिएट एंटरप्राइज के बीच में, तो उसको तो इंडिया में हमेशा एएलपी नहीं लगाएंगे ना। तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का डिफिनेशन में कुछ चेंजेस है, जैसे कि ट्रांजैक्शन बिटवीन टू एई एंड वन एटलीस्ट वन मस्ट बी एनआर, एक एनआर होना चाहिए तभी वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कहेगा। लेकिन उसके साथ अगर मान लो दोनों एनआर है, तो दोनों एनआर है तो एक एनआर का कम से कम इनकम इंडिया में टैक्स होना चाहिए, जो कि यहाँ बताया गया। इफ़ बोथ एई आर एनआर देन टीपी शैल ओनली बी एप्लीकेबल इफ वन ऑफ द एनआर इज टैक्सेबल अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये सारा पे एप्लीकेबल है। 94 बताता है, 92 भी बताता है इंटरनेशनल टैक्सेशन, 92 बताता है एएलपी के बारे में शायद। उसका डीम ट्रांजैक्शन, डीम टू बी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन बोलेंगे अगर देयर एग्जिस्ट ए प्रायर एग्रीमेंट बिटवीन एई एंड अनरिलेटेड पर्सन एंड, और लिखा है यहाँ पे, हाँ ये और ही होगा उसमें से, और इसमें कोई भी प्रायर एग्रीमेंट है एई और अनरिलेटेड पर्सन के बीच में, या फिर टर्म्स जो है वो डिटरमाइन किया गया एई के हिस्से से। आपका एई पहले से टर्म्स डिसाइड करता है। अब नेक्स्ट आता है 24A, एसोसिएट एंटरप्राइज किसको बोलेंगे। 92A एसोसिएट एंटरप्राइज, यहाँ पे 10% ऑफ टोटल बोरोइंग और 51% ऑफ एसेट याद रखना है। यहाँ 26 है और एक 10% भी है। 10% ऑफ टोटल बोरोइंग, 51% ऑफ टोटल एसेट, लोन 51%, गारंटी 10% ऑफ टोटल बोरोइंग, याद रखना है। यहाँ पे क्या है 26% या उससे ज़्यादा, एटलीस्ट 26% वोटिंग पावर ऑफ अदर एंटरप्राइज, एटलीस्ट 26% शेयर ऑफ ईच ऑफ सच एंटरप्राइज। यहाँ पे कोई एंटरप्राइज है वो मोर देन हाफ ऑफ द बीओडी, या फिर एक और एक से ज़्यादा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट कर रहा है, या फिर एक पर्सन है जैसे कि अंबानी, वो आरआईएल और जियो दोनों में ही एक मोर देन हाफ ऑफ बीओडी और वन और मोर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट कर रहा है, तो वो दोनों एसोसिएट एंटरप्राइज होगा। यहाँ कोई एंटरप्राइज ही दूसरा का वो डिसीजन ले रहा है तो वो दोनों ए ही होगा। फिर कोई एक एंटरप्राइज अगर लोन गिवर, एक एंटरप्राइज दूसरे एंटरप्राइज को लोन दे रहा है, जो लोन अमाउंट है जिसको मिल रहा है उसका 51% ऑफ टोटल एसेट से ज़्यादा वो लोन हो गया। जिसको मिल रहा है उसका टोटल एसेट जो है उसका 51% से ज़्यादा का लोन कोई आदमी उसको दे रहा है, तो वो दोनों ए ही हो गया। या फिर कोई एक एंटरप्राइज गारंटी प्रोवाइड कर रहा है, कितना का गारंटी, टोटल बोरोइंग, जिसको लोन मिल रहा है, जिसको गारंटी, जिसके बदले में गारंटी दिया जा रहा है, मतलब जिसके अगेंस्ट में गारंटी दिया जा रहा है, उसका टोटल बोरोइंग जितना है उसका एटलीस्ट 10% है, उसका गारंटी दे रहा है, तो फिर दोनों गारंटी एटलीस्ट 10% ऑफ टोटल बोरोइंग ऑफ द अदर एंटरप्राइज, तो वो दोनों यही माना जाएगा। फिर एक बिजनेस एंटरप्राइज जो कि होली डिपेंडेंट ऑन नोन हाउ पेटेंट एंड कॉपीराइट ऑफ अदर, तो वो दोनों यही हो जाएगा। 90% और मोर ऑफ रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड एंड द प्राइस एंड अदर कंडीशन, वो इन्फ्लुएंस करता है कोई एंटरप्राइज, तो वो दोनों आपस में यही होगा। फिर प्राइसिंग, गुड्स किसी एक एंटरप्राइज को सोल्ड किया जा रहा है और प्राइस एंड अदर कंडीशन उसी के द्वारा इन्फ्लुएंस हो रहा है जिसको बेचा जा रहा है, तो वो दोनों यही होगा। अब कोई एंटरप्राइज है, इसको कोई इंडिविजुअल कंट्रोल कर रहा है और एक एंटरप्राइज है, इसको यही इंडिविजुअल कंट्रोल कर रहा है, तो ये दोनों यही हो जाएगा। या फिर ये जो सेकंड एंटरप्राइज है ये इस इंडिविजुअल का कोई रिलेटिव कंट्रोल कर रहा है इसको, तो ये दोनों फिर भी यही हो जाएगा। वैसे ही एचयूएफ में है, एक एंटरप्राइज को अगर कोई एचयूएफ कंट्रोल कर रहा है और दूसरा एंटरप्राइज को उसका एचयूएफ का मेंबर कंट्रोल कर रहा है, रिलेटिव मेंबर कर रहा है, जॉइंटली बाय मेंबर एंड रिलेटिव, तो वो आ जाएगा वन एंटरप्राइज एटलीस्ट 10% ऑफ इंटरेस्ट इन अदर एंटरप्राइज बीइंग पार्टनरशिप फर्म एओपी बीओआई, एनी रिलेशन ऑन म्यूचुअल इंटरेस्ट। याद क्या रखना था, 26/10, 10 गारंटी 10% ऑफ टोटल बोरोइंग, लोन 51% ऑफ टोटल एसेट। अब यहाँ पे आता है कंप्यूटेशन ऑफ आर्म लेंथ प्राइस, कंप्यूटेशन है तो 192C, और ये हमेशा जो प्राइस स्टार्ट होगा वो नॉन टेम्प्ट, यानी यहाँ पे क्या लिखा है, अनकंट्रोलेबल ट्रांजेक्शन से स्टार्ट होगा। जब आपके, अब ये बताते मैटर, उससे पहले हमेशा नॉन टेम्पटेड प्राइस से कैलकुलेशन स्टार्ट होगा। यहाँ पे जैसे कप मेथड है, तो ये आप जब आप एई के साथ दो जो ट्रांजैक्शन किए उसमें सिमिलर अनकंट्रोलेबल आपके पास है, एई के साथ कोई ट्रांजैक्शन किए वैसा सिमिलर अनकंट्रोलेबल ट्रांजैक्शन अगर आपके पास है तो उसको बेसिस पे लेंगे, उसमें एडजस्टमेंट करेंगे
ताकि वो AE के साथ के लिए ALP निकलेगा। दूसरा है रीसेल प्राइस मेथड। रीसेल में अब फंक्शन जो था वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है AE से सामान लेके, तो AE से परचेज करने के बाद दूसरे को बेचता है। तो जो बेच रहा है, जो सेलिंग प्राइस है, वो रीसेल प्राइस जो है, रीसेल प्राइस में से नॉर्मल मार्जिन जो होगा वो माइनस कर देंगे, फिर परचेज रिलेटेड जो एक्सपेंस आगे वो माइनस कर देंगे, उसको ALP मानेंगे। फिर तीसरा आता है कॉस्ट प्लस मेथड। वहाँ था कप मेथड, कंपेरेबल अनकंट्रोल प्राइस मेथड। यहाँ पे है कप मेथड, कॉस्ट प्लस मेथड। इंडिया का कंपनी मैन्युफैक्चर कर रहा है और उसको अपने AE को बेच रहा है। तो यहाँ पे इंडिया का कंपनी अपना कॉस्ट लेगा, टोटल कॉस्ट लेगा, प्लस मार्जिन ऐड करेगा, फिर एडजस्टमेंट होगा बिटवीन इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन एंड कंपेरेबल अनकंट्रोलेबल ट्रांजेक्शन जनरली जिसमें होता है वो। और ये चौथा इजी है, जॉइंट वेंचर एग्जांपल है प्रॉफिट स्प्लिट मेथड। यहाँ पे पहले प्रॉफिट निकाल लिया जाएगा, फिर उसको जो भी रेशियो डिसाइड होगा कैपिटल या किसी और में, उस रेशियो में बांट दिया जाएगा। जब उसको पैसा दिया जाएगा तो उसका जो कॉस्ट था वो प्लस प्रॉफिट जो शेयर निकला उस पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इन रेशियो ऑफ मैन पावर एम्प्लॉयड फंक्शन परफॉर्म रिस्क टेकन, इस रेशियो में होगा। उसके बाद लास्ट आता है ट्रांजेक्शन नेट मार्जिन मेथड, TNMM। मार्केट में जो दूसरे लोग चार्ज कर रहे हैं उतना प्रॉफिट आप भी बता दो, तो ये डायरेक्ट प्रॉफिट पे आता है। अब TNMM है एक ये। अब यहाँ पे आता है अगर मोर देन 1 ALP है, मोर देन 1 ALP आर्म लेंथ प्राइस, तो यहाँ पे 5 ALP तक होगा तब इसमें कवर करेंगे। अगर 6 ALP हो गया, 6 या उससे ज़्यादा, तो रेंज कॉन्सेप्ट आता है उसमें, रूल 10CA, अदरवाइज 92C2 के अंदर मोर देन 1 ALP। और 5 अगर ALP है तो उसका क्या, यहाँ पे मेथड एक ही है, उसी से ज़्यादा ALP आएगा। जैसे अलग अलग कंपनी का हो गया, जो भी मेथड एक ही रहेगा, मेथड ज़्यादा नहीं आ रहा किसी में, इसमें तो यहाँ पे 5 ALP है तो उसका एवरेज निकाल दिया जाएगा। लेकिन वो जो एवरेज ALP निकला उसका और एक्चुअल ट्रांजेक्शन प्राइस जो है उसमें डिफरेंस अप टू 3 है, तो उसको इग्नोर मार देंगे। ठीक है, इतना डिविजन चलता है, जो प्राइस एक्चुअल ट्रांजेक्शन दिखा जा रहा है उसको ही मान लेंगे, ALP लेने का दरकार नहीं है। अप टू 3 है तो, और अप टू 1 हो जाएगा अगर वो होलसेल ट्रेडिंग है। अब होलसेल ट्रेडिंग किसको बोलते हैं, जिसका जो परचेज होता है, परचेज कॉस्ट जो है वो 80% दिखाता है टोटल कॉस्ट का। जैसे यहाँ क्या दिखा है, परचेज का फिनिश गुड्स 80% और मोर ऑफ टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का जो 80% है वो परचेज में ही आ रहा है, मतलब अदर मेनली ट्रेडिंग एक्टिविटी कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग से कुछ नहीं हो रहा। और दूसरा एवरेज मंथली, यहाँ पे एंड बोला है, एवरेज मंथली क्लोजिंग स्टॉक ऑफ सच गुड्स इज 10% और लेस ऑफ सेल्स पर्टेनिंग टू सच ट्रेडिंग। एवरेज जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो 10% उससे कम होगा सेल्स का, मतलब वो स्टॉक होल्ड नहीं कर रहा है इस टाइप में, कि वो जनरली उसका ट्रांजेक्शन ज़्यादा है, जो गुड्स है उसको टर्नओवर में है, 10% ही उसका इन्वेंट्री होल्ड हो रहा है। अब यहाँ पे टॉलरेंस बैंड 3% का इसको बोलते हैं। अब डिटर्मिनेशन बाय ALP बाय AO है, वो ALP कब डिसाइड करेगा, 4 केसेस में डिसाइड करेगा। जब SSC फेल करता है मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड यूज़ करने में, कंप्यूट करने में, डेटा नहीं देता, डेटा जो ALP के लिए वो नॉट रिलायबल या करेक्ट यूज़ नहीं हुआ, डॉक्यूमेंट मेंटेन नहीं किया, SSC फेल टू फर्निश द इन्फॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू 92D। अब यहाँ पे होलसेल ट्रेडिंग का ये परचेज कॉस्ट बता दिए सेम। ALP बाय AO, अब ALP बाय AO है, इफ़ इनकम ऑफ वन एंटरप्राइज, जब ALP AO डिसाइड कर रहा, तो जब ALP बढ़ा या घटा, तो जैसे अगर इनकम अगर घट रहा है तो इनकम घटने की वजह से तो वहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा था। जब इनकम, इसको छोड़ो, अभी इनकम अगर घट रहा है किसी SSC का, इंडियन का इनकम कम हो रहा है तो ALP अप्लाई नहीं हो रहा। इनकम बढ़ रहा है तो अप्लाई करेंगे। तो इनकम बढ़ने पे सामने वाला का जो इफ़ेक्ट आना चाहिए, जैसे यहाँ का मेरा इनकम बढ़ गया तो हम जिसको बेचे उसका कॉस्ट बढ़ गया, तो वो उसका कॉस्ट बढ़ने का उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा, या फिर मेरा एक जो भी उसका इफेक्ट सामने वाले को नहीं मिलेगा। और दूसरा डिडक्शन, जो इंक्रीज्ड इनकम होगा उस पर कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, चैप्टर 6 और 10AA का, यानी SEZ वाला का। अब आता है रेंज कॉन्सेप्ट 6 और मोर ALP, ये एप्लीकेबल नहीं होगा प्रॉफिट स्प्लिट मेथड। प्रॉफिट स्प्लिट मेथड कौन सा था, जो जॉइंट वेंचर वाला है, बाकी सारा पे एप्लीकेबल होगा, प्रॉफिट से अवेलेबल नहीं होगा। अब यहाँ पे सबसे पहले करना है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, आरोही क्रम में अरेंज करना है। फिर 35 और 65 परसेंटाइल निकालेंगे। 65% मतलब कितना ALP दिया, 6 7 जो भी, तो 6 पकड़ते हैं, 6 का ALP निकल गया 2.35% निकाले, इतना इसका निकाले 65 परसेंटाइल, तो ये आया। अब ये जो है ये होल नंबर नहीं है, नॉट होल नंबर,
ठीक है, इसमें यहाँ तक बताएंगे, होल नंबर का अलग बताएंगे। अगर होल नंबर नहीं है तो यहाँ अगर होल नंबर नहीं निकला तो लेंगे 50% वाला बताएंगे अभी। 65 35 ये दोनों अगर होल नंबर नहीं है तो हायर नंबर लेंगे। जैसे 2.5 आया तो थर्ड वैल्यू जो डेटा सेट में होगा। अब जैसे 1 2 3 4 5 6 7 है, अब जैसे ये 7 है तो मेरा 2.5 आया, तो यहाँ ये तो सीक्वेंस नंबर है 2, तो अब ये थर्ड वाला लेंगे। और अगर 4 यहाँ पे क्या था 2.4 और तो थर्ड लेंगे। यहाँ पे 3.9 था, उसी हिसाब से लेंगे। इसके बाद जो वैल्यू आया उसके अंदर अगर रेंज में आ गया, पहले यहाँ डेसिमल आ रहा है, होल नंबर नहीं है, तो उसको इंक्रीज़ कर देंगे, 4 लेंगे, इसको 3 लेंगे। 3 और 4 के बीच में रेंज आ गया, एक्चुअल ट्रांजेक्शन प्राइस उस रेंज के अंदर आ गया तो ALP वही माना जाएगा। अगर नहीं आया तो फिर मीडियन लेंगे ऑफ डेटा सेट। डेटा सेट अगर 3 था तो डेटा सेट यहाँ पे 6 लिए तो 3 आ गया, इसलिए यहाँ 7 लिया गया था एग्जाम्पल में। 7 लिए तो 7 लिए तो 3.5 आया। अब 3.5 को फिर कर देंगे 4। अब 4 पे जो होगा उसको मीडियन मान, उसको ALP मान लेंगे। अब यहाँ पे इसमें ये फॉल नहीं कर रहा है 150 इसके अंदर, बाहर आ गया 150 हो इसके अंदर, तो मीडियन लेंगे। अब मीडियन लिए तो 3.5 आया, सिंस 3.9 से नॉट ए होल नंबर तो फिर इसको 4 कर लिया जाएगा। अब 4 करके देख, 4 जो आएगा इसको 154 को मान लिया जाएगा, क्योंकि हम एक 150 एक्चुअल था वो इसके अंदर नहीं आ रहा था, जो डेटा सेट पे निकला वो इसके अंदर नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो फिर मीडियन लेंगे। अगर आ रहा है एक्चुअल ट्रांजैक्शन इसके अंदर तो नहीं लेंगे, अगर नहीं आ रहा है इसके अंदर ट्रांजैक्शन नहीं आ रहा तो फिर इसके टोटल का मीडियन लेंगे, तब तो इसके अंदर ही आएगा। यानी घुमा फिरा के ALP इसी के अंदर से निकलेगा। वहाँ 3% 1% का जो मीन था वो उसके अंदर था जब 5 ALP था, तब यहाँ रेंज कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे जब होल नंबर नहीं आ रहा था तब, अब जब होल नंबर आ तो क्या हुआ, अब होल नंबर आ रहा था तो वही लेना चाहिए, नहीं, यहाँ पे अलग कहानी है। यहाँ पे होल नंबर रहने के बाद मीन ऑफ द वैल्यू असाइन एट द नंबर एंड द नेक्स्ट नंबर। अब जैसे यहाँ पे 35 पर 7 आ गया। अब जैसे टोटल 20 था ALP, उसका 35% लिए तो 7 आ गया। तब 7 आया तो 7 का सामने का नंबर नहीं लेंगे, होल नंबर आ गया तो भी इसको दिक्कत है। उसके बाद हम 7 और 8 का एवरेज कर देंगे, बढ़िया है। अब जैसे यहाँ पे 7 आ रहा था तो 7 और 8 का एवरेज करिए, 19.5 आ गया। और 13 आ रहा था तो 13 और 14 दोनों का कर दिए, 133.5 आ गया। और वैसे ही मीडियन भी वैसे ही देख लेने, एक बार के लिए बता दे रहा है। तो मीडियन 20 है तो 10 आया, तो 10 + 11 का फिर करेंगे। मीडियन 10 आया तो 10 और 11 का 125 + 127 का 126 आ गया। अब ALP इसके अंदर है, पहला वाला रेंज के अंदर है, 195 से लेके इसके बीच में है। तो एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस अगर वो है तो वो कंसिडर करेंगे, जो एक्चुअल आएगा अगर इस रेंज के बीच में आता है तो जो एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस है उसको वही ALP मान लिया जाएगा। अदरवाइज ALP मानेंगे, समझो, अगर ALP इसके बीच में आ रहा है तो एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस जो इसके बीच में आ रहा है, एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस मान लो 153 है, इसके बीच में आ रहा तो 153 ही लेंगे, एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस लेंगे। लेकिन एक्चुअल ट्रांजैक्शन इसके बाहर आ रहा है तो फिर हम इसके अंदर से कोई वैल्यू लेंगे, तो कौन सा लेंगे, तो मीडियन लेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि 126 50% वाला आ गया तो यहाँ मीडियन लिए। अब रेंज कॉन्सेप्ट हो गया और अप टू 5 वाला भी हो गया, लेकिन उसके बाद भी शांति नहीं है। अब बोल रहा है कि अगर रेंज कॉन्सेप्ट में, सिर्फ रेंज कॉन्सेप्ट यानी 6 और मोर ALP, उसमें अगर मल्टीपल ईयर का डेटा दिया है तो हम लोग वेटेड एवरेज लेंगे। किसका लेंगे वेटेड एवरेज, करंट ईयर प्लस लास्ट 2 ईयर का वेटेड एवरेज। अब इसमें भी एक पॉइंट क्या है, पहले जॉइंट वेंचर वाला हटवा दिया था, तो जॉइंट वेंचर तो पहले ही हट चुका। जॉइंट वेंचर का मतलब था प्रॉफिट स्प्लिट मेथड, वो तो पहले ही हट गया, वो तो रेंज के अंदर ही नहीं आया। अब रेंज के अंदर के आने के बाद अप्लाई कर रहा है ये वेटेड एवरेज, तो इसके अंदर वो प्रॉफिट स्प्लिट मेथड तो पहले ही हटा था। अब कप मेथड भी हट गया। कप मेथड इसको बोलते थे। कप मेथड पे आ गया यहाँ पे कंपेरेबल अनकंट्रोल प्राइस मेथड। सबसे पहला वाला का नाम क्या था, डिटेल, जिसमें अपने AE के साथ जो ट्रांजैक्शन किया वैसा सिमिलर अनकंट्रोल ट्रांजैक्शन किसी और के साथ था। तो ये दोनों को ही यहाँ पे हटा दिए। अब यहाँ पे वेटेड एवरेज का क्या है ये बता रहे। अब सेम आता है इसके अंदर वेटेड एवरेज के अंदर, जैसे रेंज कॉन्सेप्ट के अंदर जो मीडियन, मीन और 35 65 परसेंटाइल था वो तो आएगा ही ना, क्योंकि ये रेंज कॉन्सेप्ट है।
ठीक है। तब यहाँ पे मेथड जो यूज़ किया जा रहा है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग कॉस्ट यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, ये मेथड ये लोग लिए अपने से। तो ये 3 साल का ऑपरेटिंग प्रॉफिट को जोड़ दिए, 3 साल का ये कर दिया, डिवाइड करके एवरेज निकाल दिए, इस तरह करके निकाल दिए। अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे, जो परसेंटेज आया उसको 2 से लेके 12% तक में। अब वापस वही 35% 2.45 आया, होल नंबर नहीं था तो 3 ले लेंगे। अगर होल नंबर 3 आ जाता तो 3 और 4 के बीच का लेते। अब यहाँ ये करके आया ये रेंज। अब ALP इसके बीच में आ रहा है, अगर यहाँ पे कहीं या यहाँ पे कहीं या कुछ भी आ रहा है तो उस एक्चुअल ट्रांजेक्शन, अगर एक्चुअल ट्रांजेक्शन इसके बीच में आ रहा है तो एक्चुअल ट्रांजेक्शन ले लेंगे। अगर एक्चुअल ट्रांजेक्शन के बाहर आ रहा है तो मीडियन निकालेंगे, मीडियन के बाद ये 9 आएगा। अगर ये 9 आ रहा है, हम मीडियन अब नहीं आया तो उसके बाद तो 9 तो लेंगे ही, उसके बाद ये लेंगे ही एक्चुअल। तो यहाँ 9 के बारे में मीडियन में आ गया। अब यहाँ पे बता रहा है कि एक डेटा कुछ अवेलेबल नहीं था तो बिना डेटा का ही काम करेंगे उससे आगे तक। अब यहाँ पर जैसे B कंपनी के बारे में बोला गया कि इसको हटना चाहिए था तो हटा दिए, उसके बदले में H लाना था, नया डेटा मिला AO को तो A ले आया। अब जब काम करते समय करंट ईयर का डेटा नहीं था, जब कैलकुलेशन करते समय जब AO कर रहा था तो फिर आ गया था डेटा तो उसको ले लेंगे। लेकिन पास्ट ईयर का ओल्ड डेटा शुड नॉट बी टेकन, पुराना साल का डेटा अगर पहले नहीं था और अब आ गया तो उसको नहीं लेते हैं, बाकी इतना डिटेल नहीं। B हटा दिए और H ले आए नया कंप्लीट। इसके बाद बाकी नेक्स्ट वीडियो।